घटना का दोषी कौन है, इस पाप का दोषी कौन है, चीर हनन की घटना का दोषी कौन है। निचले स्तर पर जाकर क्या समाधान करें, कुछ बताएं ना। हमेशा वैसी गोलमोल बात करते हैं। तीन तलाक और महाभारत कथा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरअसल कहा कि ट्रिपल तलाक का जो चलन है वो द्रौपदी के चीर हरण जैसा है, और जो लोग इससे डायरेक्ट जुड़े हों ट्रिपल तलाक से, वो तो गुनहगार हैं ही। जो खामोश देख रहे हैं, जिन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया है, वो भी उतने ही गुनहगार हैं। यूसुफ साहब, शलभ जो बात कह रहे हैं उसको मैंने जो एक चीज जोड़ी कि क्यों सिर्फ ट्रिपल तलाक की ही एक परेशानी दिख रही है, बहुत सारे और परेशानियां हैं मुस्लिम समुदाय में, उनकी तरफ कोई ध्यान क्यों नहीं? उनकी तरफ इसलिए ध्यान नहीं है कि मुस्लिम समुदाय का सारा ध्यान जो होता है वो अपना मजहब बचाने के लिए होता है। और ट्रिपल तलाक पर जो बहस देश में हो रही है वो ये फालतू में बहस नहीं हो रही है। वो इसलिए बहस हो रही है कि कई महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जो तलाक दी गई उस तरीके को गलत ठहराते हुए उसे चैलेंज किया अपनी तलाक खत्म करने के लिए, और ये कहा कि भाई हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है वो नाइंसाफी इस वजह से हो रही है कि एक बार में 3 बार तलाक बोलने से शादी टूट जाती है, इस परंपरा को खत्म किया जाए। और इसका एक लॉजिकल आधार है। मुफ्ती साहब बोलने दीजिए। नहीं बोलने मुझे दीजिए। आप सामने आंकड़ा आ रहा है आपके, उसको भी देख लीजिए। उस आंकड़े को छोड़ दीजिए ना। कैसे नहीं आप अपने समाज की बुराई को ऐसा आप लिख रहे हैं जैसे हर घर में तलाक हो रहा है, हर आदमी में तलाक हो रही है। एक एक करके ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि मुसलमानों में सिर्फ तलाक ही एक मसला है। नहीं, वो ये चीज हर आदमी में तलाक हो रहा है। ये चीज तो मैं खुद कह रहा हूं, एक एक करके कह लेते हैं। पूछ रहा है, मैं उस पर भी जवाब दूंगा, लेकिन आप पहले तलाक पे बात चल रही है, तलाक पे तो बात करने दीजिए ना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और हमारे जो इस्लामी इदारे हैं, तलाक इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, हमें तो शर्म इस बात पे आती है कि हमारे मुस्लिम समाज में औरतों को इंसाफ मांगने के लिए खुद को घर से निकलना पड़ा। उन्हें इंसाफ मिला क्यों नहीं, हमारे इदारों ने क्यों नहीं इंसाफ दिया, क्यों सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा? जिस मजहब की पैगंबर ने औरतों को हक देने से अपने मिशन की शुरुआत की हो, उस मजहब की आज हालत ये हो गई। बिल्कुल ये हालत हो गई कि औरतों को इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पे जाना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है अदालतों में जाना पड़ रहा है। इस्लाम और मुसलमान कहाँ कसूरवार है? आपको तो सारे इस्लामी पर आपको शर्म आ रही है, क्या मुसलमान होने पर आपको शर्म आ रही है? मुस्लिम समाज पे शर्म आती है, शर्म की बात है ये। तो क्यों कहा कि मुसलमान है, फिर जब शर्म आती है मुसलमान होने पर? क्या लिखा है? जब मुसलमान होने पर शर्म आ रही है, मुसलमान होने पर शर्म नहीं आ रही। आप शब्दों को मत घुमाइएगा, आप शब्दों को मत घुमाइएगा। ये अल्फाज मैं कह रहा हूँ कि समाज में ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? तो ऐसे हालात पैदा हुए तो उस हालात को ठीक कीजिए। आप मुसलमान जितनी औरतें सुप्रीम कोर्ट गई हैं, कोई नहीं गई है, सबको भेजा गया है। ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आप जानने के लिए तैयार नहीं है। एक मिनट जरा न्याज कुछ कहना चाह रहा है। मान लीजिए भेजा गया, मैं चैनल पे कह रहा हूं, मैं प्रूफ कर दूंगा सारी ऑर्डर कौन वकील है, कौन भेज रहा है। कानून में खाने को नहीं ढूंढते आप लोग जी। नहीं तो अगर उनको भेजा भी गया तो उनकी ये कहा जाता है देखिए ये इंद्रेश ने इसको ट्रेनिंग दी है या नहीं, ये इंद्रेश जी की ताकत है। मैं कहता हूं मोदी ने ट्रेनिंग दी है, ये आरएसएस की, ठीक है आरएसएस की, मान लीजिए आरएसएस कैसा मान लीजिए वो प्लानिंग के आरएसएस एक मिनट प्लीज कहेगा कि अल्लाह का मानना छोड़ देंगे क्या? ऐसी क्या बात हुई भाई? गलत बात करते हैं। एक मिनट आपको ये देखना होगा कि किसकी क्या तुलना है। मैं आपको पूरी बात कहने का आपको मौका दूंगा। एक मिनट रुकिए नियाज, एक मिनट यूसुफ साहब प्लीज, एक मिनट अर्शद साहब। नियाज, आपके पास ऐसे अब तक कितने मामले आ चुके हैं ट्रिपल तलाक से जुड़े? बोलने का मौका दीजिए। नहीं प्लीज, हाँ मैं आपसे पास आ रहा हूँ जी। मेरे पास 70 से 80 अभी एक महीने के अंदर 70 से 80 केस ऐसे आए जो तलाक से संबंधित है। एक बार तलाक होने के बाद जो महिला बेसहारा होती है, बीवी बच्चों की परवरिश का जो जिम्मा है वो एक आदमी नहीं, वो एक आदमी नहीं उठाता है। वो अपने, या तो ज्यादातर महिलाएं जो हैं वो अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड है, या इतनी बेसहारा हो गई हैं कि वो हमारे पास जब आती हैं ऐसी सिचुएशन होती है कि हम समझ नहीं पाते हम उनको कहाँ से कहाँ तक हेल्प करें, क्योंकि यहाँ पे कोई कानून नहीं है ना। फिर आप लोग क्या काउंसलिंग देती हैं, कानूनी मदद दिलवाती करती क्या फिर आप लोग? तो कोई तरीके, किसी सही तरीके से इंसाफ भी नहीं। नियाज, फिर आप देखिए कानूनी तौर पे भी उसको कोई सही मदद नहीं मिल पाती है। मैं वही बता रही हूँ, अगर हम कानून के पास भी जाते हैं, कोर्ट में भी केस करते हैं, तो केस चलता रहता है। महिला के पास इस तरीके का जी। नियाज, आपका संगठन फिर क्या कर रहा है? आप लोग क्या करते हैं ऐसे में जब कोई महिला, कोई औरत आपके पास आती है तो आप उसे अभी हम लोग जो है हम महिलाओं को कानूनी जानकारी भी देते हैं जी।
एक्चुअल में हम उनको कानूनी सलाह देते हैं, साथ ही हम उनके जो केसेस आते हैं उनको कोर्ट में फाइल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जो कोर्ट तक जा भी नहीं पाती हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हाँ मुझे कोर्ट में केस अपना दाखिल करना है, तो हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट में केस जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि कुछ नहीं तो कम से कम कानून एक इंसान होने के नाते उसको कुछ हक देगा। ये जो आदमी है 3 तलाक देने के बाद अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जाते हैं, अपने बच्चों की जिम्मेदारी से फ्री हो जाते हैं। महिला जो है वो बच्चों को मैके से तो लेके नहीं आती है ना, इनकी औलादें होती हैं और ये अपनी औलादों को छोड़ के किसी दूसरी औरत से निकाह करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, ये एक खुले घोड़े की तरह है जो एक मिनट अर्शद साहब आखिरी बात, आपको पूरा बात चले जा करने रहे का मौका हैं दूंगा। और इन पे ठीक है लगाम न्याज, कसना बहुत जरूरी होता है। आपने पूरी बात कह ली अपनी। अर्शद साहब ये अपनी खुले घोड़े की तरह ठीक है। इनको बिल्कुल लगाम कसने की पहली बात तो यह है कि ये अच्छा आपको साहब, प्लीज, न्याज़मीन सबसे पहले तो ये आपको पूरी तरह से तहकीक और आप रिसर्च जमीनी करके स्तर आना पे आइए और आप चाहिए। महिलाओं जैसा की कि आपने स्थिति कहा को कि तो सऊदी देखिए अरब में आके। 3 तलाक पर आप बैन है, देखिए वाकई तो में इसका उनके पहले ऊपर अच्छी क्या तरह से बीत रिसर्च रही है। कर लो, टीवी चैनलों पर आने से पहले जरा तहकीक और जब हर रिसर्च देश कर लो। स्वीकार कर सुनो रहा है मेरी बात तो सुन लो, बैन मेरी करने के बात लिए, मेरी तो बात ये भारत मेरी बात का सुन जो लो। लोकतंत्र ये जो देश आप है, यहाँ पर आके यहाँ बोल पे रही क्यों हो नहीं हो रहा है कि इस सऊदी अरब में बैन है, तो ये सब पूरी तहकीक करके आओ। सऊदी अरब में कहीं 3 तलाक पर बैन नहीं है। सऊदी अरब का फतवा मंगा करके देख लो, जहां से भी चाहो फतवा मंगा, कहीं किसी देश में बैन नहीं है। दूसरी बात जिसको भी तलाक हुई है, अगर कोई महिला आपके पास पहुंची है, एक मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। कोई भी तलाक कोई हंसी मजाक में या खुशगवार माहौल में तलाक नहीं होती है। तलाक से पहले जो है, आप गलत कह रहे हैं। कोई किसी को तलाक जो है दोस्ती में नहीं देता। अरे वाक़या होना अलग लिखा हुआ है कि अगर बोलते तो कह रहा हूँ कुछ आप वाक़या समझ रहे हैं कुछ। इस्लाम में मैं कह रहा हूँ इशारा दिखा करके तलाक दे रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ कुछ आप समझ रहे हैं कुछ। मैं कह रहा हूँ कि तलाक कोई दोस्ती में नहीं देता है। जब झगड़ा होता है, उसके साथ टॉर्चर होता है, तब तलाक दिया जाता है। उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा, यकीनन उसके घर में उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस का केस बना हुआ है। कितने महिलाओं को इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के तहत इंसाफ दिलाया। अगर जहेज का मुतालबा किया गया तो उसके लिए डॉरी एक्ट बना हुआ है। कितनी महिलाओं को डॉरी एक्ट के तहत इन्होंने मामला और FIR दर्ज करवाया। ये जब सारे कानून बने हुए हैं तो एक तीसरा चौथा कानून कहाँ का तलाश कर रहे हैं आप? तलाक, जो भी तलाक आज तक जितने वाकया तलाक के हुए हैं, जो भी महिला कोर्ट का दरवाजा खटखटाई, सबके हस्बैंड को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हो जाए वो जेल की सलाखों के पीछे। हम नहीं कह रहे कि 3 तलाक गलत है और उसके लिए आप जाइए कोर्ट में, जाइए कोर्ट में जाकर इंसाफ दिलाइए। ये क्या है कि मतलब ये पूरा इस्लाम और मुसलमान सब उसके दायरे में आ गया, सब सवाल निशान के दायरे में आ गया और ऐसा लग रहा है कि हर घर में सिर्फ तलाक नहीं हो रहा है। पूरी कोशिश, ये महिला आंदोलन पूरी कोशिश के बावजूद अब तक 6-7 महिलाओं को सिर्फ सामने लाने की कोशिश की है और सबके वकील RSS के हैं। सबका मेरे पास प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है जो मैं साबित करूंगा कि इन महिलाओं के वकील जो सब RSS के लोग, सब VHP के लोग हैं और VHP वाले मुस्तकिल फंडिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं त्रिपाठी जी के सवाल पूछना मेरी जिम्मेदारी, मेरे पास रहने दीजिए। न्याज आपकी बात पूरी हो गई? न्याज आपकी बात पूरी हो गई? न्याज ठीक है। शलभ देखिए, आप सरकार में हैं, सूबे में भी, केंद्र में भी। एक सवाल जो आपसे बार बार पूछा जा रहा है कि ट्रिपल तलाक को लेकर के बहुत शोर हो रहा है और वाकई किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुसलमान जो लोग हैं वो एक सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं कि मुसलमानों के दूसरे मसलों पर आपका गौर क्यों नहीं है? कितनी प्रोग्रेस पंचायतें अब तक की हैं आपने? रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहां है, किस हालत में है, कुछ अंदाजा है आपको? देखिए, दिक्कत यह है कि हम जब ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो लोग ये पूछते हैं कि हिंदुओं के लिए क्या किया, मुसलमानों के लिए क्या किया। ये देश हिंदू और मुसलमान का नहीं, सबका है। और हम जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है सबका साथ सबका विकास। जब विदेश में बहुत बड़ी तादाद में हमारे मुस्लिम भाई फंसे थे तो जनरल वीके सिंह उनको बचाने गए कि नहीं गए? सरकार ने देखा कि वहाँ हिंदू फंसा है, मुसलमान फंसा है। देखिए हज का नहीं, हज, आप मेरी बात तो सुनिए, हज का कोटा जब बढ़ाया गया, हज में हज जाने वालों को कोटा बढ़ाया गया, तो क्या ये देखा गया कि हज का कोटा किसके लिए बढ़ाया जा रहा है? अभी जब एक कहां की बात है, कहां कर रहे हैं? अभी योगी जी की सरकार तलाक के मुद्दे पे अभी बात कर रहे हैं। नहीं, रिकमेंडेशन चाहिए कि जब रिक्वेस्ट किया था, पर क्या ना, जब मुद्दे को उठाइए। सच्चर कमेटी अभी आप शलभ बातों को घुमा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि मुस्लिम बच्चियों की शादी कराएंगे। नहीं, मुस्लिम बच्चियों की शादी, शादी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम मुस्लिम बच्चियों की शादी कराएंगे। हम जब कहते हैं कि हम सबको
तरक्की देंगे, सबको विकास देंगे, सबको 24 घंटे बिजली देंगे, सबको सुरक्षा व्यवस्था देंगे, तो आप इसको क्या विकास नहीं मानते? आप ये नहीं मानते कि सबका इसमें विकास हो रहा है? क्या जो लोग टोपी पहन के या जो रोजा इफ्तार करते हैं, क्या आप उन्हीं को मानेंगे कि वो आपके रहनुमा है? आप इसको इस तरीके से मत देखिए। हमारा प्रोग्रेस पंचायत किस लिए थी? प्रोग्रेस पंचायत आपने लॉन्च की थी पिछले साल, वो किस लिए? कह तो रहा हूं, नहीं बता तो रहा हूं आपको। देखिए, प्रोग्रेस पंचायत हुई है और मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि केंद्र सरकार की जो योजना है, तमाम मुस्लिम परिवारों ने उनसे मदद मांगी है, कोई बीमार है उनको मदद की गई। तो आप इसको ऐसे मत देखिए कि मुसलमानों के लिए क्या किया, हिंदुओं के लिए क्या किया। हम पहले ही कह के आए थे कि हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं, मुसलमानों के और लिए सबका सरकार साथ ने सबका करवाई विश्वास थी। मतलब सभी नहीं कह तो रहे हैं हम तरक्की की बात कर रहे हैं। हम क्यों हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं? हम तो तरक्की की बात कर रहे हैं कि सबको बिजली मिले, सबको स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी मिले, सबको अच्छी दुरुस्त चीजें मिले। और हम हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ तलाक की बात कर रहे हैं। नियाज, मैं अभी आपके पास आऊंगा, आपका जवाब दूंगा। हम उसे उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। हम तलाक के विषय पे कह रहे हैं, हम तलाक के विषय पे कह रहे हैं कि 21वीं सदी में ये कानून बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इस प्रथा को खत्म होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो भुगत रही हैं। तमाम महिलाओं को आप देखिए, कोई अपने बच्चे को लेके जा रही है, परेशान है। किसी के पति ने दुबई से बैठे बैठे तलाक दे दिया। पहले एक एक करके जो मुद्दा उठाएंगे, बहनों की जिंदगी को बर्बाद करने का काम किया है। देखिए, ऐसे नहीं बात हो सकती। न्याज, जब आपसे कहा जाए प्लीज तब आप बोलिए, ऐसे एक एक करके बात रखिए ताकि बात लोगों को समझ में आ सके। यूसुफ साहब, मेरे हाथ में आंकड़ा है। दरअसल ट्रिपल तलाक जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, अब जो सवाल है, ये दरअसल एक सामाजिक बुराई है अपने आप में। ये हर तरफ फैली हुई है और हर तबके में, हर मसलक में, हर मजहब से आने वाली महिलाओं में यह परेशानी दिख रही है कि वो कितनी अलग अलग किस्म की परेशानियों का शिकार है। लेकिन सारी चीजें एक जगह फोकस हो रही हैं या की जा रही है, एक अलग का मसला है। जो सवाल मैं कर रहा हूं शलभ से कि जो प्रोग्रेस पंचायत कितनी की आपने और उसके बाद क्या आपने एग्जीक्यूट किया, उसका मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि वो सही जवाब दे पा रहे हैं। ठीक, ऐसे लग रहा वो उनके पास जवाब दरअसल है नहीं, क्योंकि अभी तक बीजेपी आउट ऑफ पावर थी। तो जब क्योंकि जो यूपीए सरकार ने जब सच्चर कमेटी की सिफारिश को लागू करने के लिए 3,800 करोड़ का बजट दिया, तो तब लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि ये बजट देख के मुझे लगता है कि लियाकत अली का बजट है। तो उनको तो मुसलमान नाम से ही थोड़ा सा इरिटेशन होता है, तो उनके पास जवाब नहीं। ठीक है, सबका साथ सबके, वो तो उनका नारा है तो करेंगे ही, लेकिन करके दिखाएंगे। यूपी में तो खैर अभी सरकार बनी है, तो अब देखेंगे कि आगे क्या करती है। अभी केंद्र सरकार की बातें हैं, तो केंद्र सरकार ने अभी तक इन दो के बारे में कोई खास काम अभी तक नहीं हुआ है। अभी जो जिस आंकड़े की आप बात कर रहे थे, तलाक से जुड़ा हुआ मामला, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये आंकड़ा बहुत सही आपने दिखाया है कि आंकड़ा बताता है कि हिंदू समाज में स्क्रीन पर लगातार चल रहा है, ये देखिए। हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ कि उसमें हिंदू समाज में तलाक के केस कम ज़्यादा है और मुस्लिम समाज में तलाक के केस कम है। तो इसमें थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि हिंदू समाज में जो तलाक होती है वो आउट ऑफ कोर्ट नहीं होती है, वो कोर्ट के जरिए ही होती है। अगर किसी पति पत्नी के बीच कोई झगड़ा है और तलाक पत्नी लेना चाहती है या पति लेना चाहता है, तो उन्हें कोर्ट में अर्जी देनी पड़ेगी। और अगर सहमति से भी लेते हैं तो उनके लिए 6 महीने का कूलिंग पीरियड होता है कि 6 महीने बाद आपकी डेट होगी, 6 महीने बाद बताएगा। मुसलमानों में तलाक कोर्ट के जरिए नहीं होती है, क्योंकि यह निजी मामला है। तो मुसलमानों का निकाह और शादी इससे अलग रखे हैं। तो वो जितने लोग फैमिली कोर्ट से डेटा उनका मिलेगा, जो महिलाएं तलाक होने की स्थिति में या तलाक ना होने की स्थिति में भी अपने पति से जब अपने लिए मेंटेनेंस मांगती हैं, वो जो कोर्ट में महिलाएं जाती हैं, वो उनका डेटा हमें मिल सकता है। जिनकी तलाक हो गई है कहीं, वो डेटा ना थाने में रजिस्टर्ड होगा ना कोर्ट में रजिस्टर्ड होगा, तो उसे हम एक ऑथेंटिक डेटा उस हिसाब से नहीं मान सकते। हमारा कहना यह है कि कौन सी ऐसी महिला तलाक वाली जो आज तक मतलब थाने में न गई हो, एक सिंगल केस निकाल के लाते दिखा दीजिए। हम आराम से बात तो कर सकते हैं। नहीं, आरामी से हम बात कर रहे हैं। एक सिंगल महिला की मिसाल दे दीजिए जिसमें तलाक हुई और वो थाने न गई हो एफआईआर दर्ज कराने के लिए। थाने की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम जमीनी स्तर पे काम करते हैं। हमें पता है बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कोर्ट तक जाती नहीं, पहुंच ही नहीं पाती हैं। ठीक है, जो अभी मुफ्ती साहब भी कह रहे थे कि साहब 3 तलाक जो है वहाँ पर बैन कहीं नहीं है। बैन कहीं नहीं का मतलब नहीं है। सवाल ये है कि जब रसूलुल्लाह के ज़माने में और पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में और हज़रत उमर के दौरे खिलाफत के पहले 2 साल में 3 तलाक को एक माना जाता था। किन्हीं हालात में ऐसा कहा जाता है कि किन्हीं हालात में हज़रत उमर ने 3 तलाक को 3 मानने का फैसला किया।
एक हदीस ऐसी भी है जिसमें यह कहा गया है कि बाद में उन्होंने ये फैसला वापस ले लिया था, लेकिन अब जो संस्करण है नई हदीसों के सही मुस्लिम के, उसमें वो हदीस नहीं है। तो हमारा कहना ये है कि अगर हजरत उमर ने एक ज़माने में इस नियत से कि भाई लोग तलाक का गलत इस्तेमाल नहीं करें, उसको तीन मानने का फैसला किया और बाद में उसे वापस लिया, तो आज हम उसे क्यों नहीं कर सकते कि अगर लोग कई बार गुस्से में लोग तलाक दे देते हैं, वो जाते हैं दारुल उलूम में कि साहब हमसे गुस्से में तलाक हो गई, तो वहाँ से कहा जाता है कि नहीं साहब अब तो आपको हलाला करना पड़ेगा। दारुल उलूम देवबंद के फतवे आप उठा के देखिए, मुफ्ती साहब दारुल उलूम में रहे, देवबंद में रहे, उनको अच्छी तरह वाकिफ है, वह जायज़ हलाला करने की नसीहत दी जाती है। गलत बात है, कहीं कहीं हलाला मैं आपको 100 फतवे ला के दिखा दूंगा, दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट के ऊपर फतवे पड़े हुए हैं। हलाला नहीं, मैं नहीं कह रहा हलाला है, लेकिन उसमें तो ये क्या दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती फतवा देते हैं बैठ करके, उनको नहीं पता कि हलाला कुछ नहीं होता है, वो क्यों फतवा देते हैं बैठ करके। लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, हलाला नाम की कोई चीज ही नहीं, कोई हलाला देने का कोई फतवा दिया इस्लामी संस्था है। देखिए आप खुद मानना है इस बात को, कुरान और हदीस की बात मानना है, हज़रत उमर के ज़माने में नाफिज हुआ 3 तलाक, माना है? कुरान में आपने एक लफ्ज़ आया कि हम उस तरह की बात करें ताकि लोगों को समझ में आगे का भी एक लफ्ज़ पढ़ा आपने, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। उलिल अम्र से क्या मुराद है? वह खुलफाए राशिदीन कि जो खुलफाए राशिदीन ने जो फैसले लिए हैं उनका कैसे आप कुरान की आधी बात में वक्त के हालात को देखते हुए फैसला आप करेंगे। अब ये कुरान को बदल देंगे आप? कुरान को बदलने की बात, कुरान को लागू कीजिए, कुरान बदलने की बात कौन कर रहा है? कुरान लागू कीजिए, मुसलमान की पाबंदी कुरान को लेकर है। कुरान ही में कह रहा है कि आप हदीस को मानो, कुरान ही में कहा जा रहा है आप खुलफाए कुरान में हदीस की मानने की बात नहीं कही गई, गलत आप कह रहे हैं। हदीस को मानने की बात कही गई, कुरान और रसूल का क्या मतलब है? एक मिनट, कुरान में हदीस को मानने की नहीं बात की गई। जो देखिए ये कुरान की मूल भावना से अलग जाएगी, उसे कैसे मानेंगे आप? रविदास मेहरोत्रा साहब एक मिनट सर, प्लीज 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 एक मिनट सर, एक मिनट, ठीक है, स्कॉलर जो है वो इस पर डिबेट करते ठीक है, हैं। यही लोग जो लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ में मीटिंग ठीक कर है, रहे हैं वो लोग ऐसे नहीं है पूरी। ठीक है अरशद साहब एक मिनट, एक मिनट रविदास मेहरोत्रा साहब, आपने कहा कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला किया है उससे कुछ चीजें बेहतर होंगी, लेकिन साथ ही साथ आप ये कह रहे हैं कि इसका सियासी इस्तेमाल हो रहा है। आप लोगों ने ऐसा क्या किया अपनी हुकूमत के वक्त में? और जिन चीज़ों का जिक्र मैंने इससे पहले किया कि मुसलमानों में अगर ये ट्रिपल तलाक की समस्या है, इसको ठीक होना चाहिए, इस औरतों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, इसके साथ साथ बहुत और दूसरी परेशानियां हैं जो सच्चर कमेटी जिसकी तरफ इशारा कर रही है, जिसकी तरफ रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट इशारा कर रही है, और हालात कितने ख़राब हैं ये बता रही है। उस तरफ आपने क्या किया और उस तरफ सरकारें क्या करें, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए हुसैन साहब, हमारा ये मानना है कि धर्म के आधार पर नहीं, कहीं पर भी किसी भी धर्म की महिला के साथ कोई अन्याय न होने सर ये बात आप पहले कह चुके हैं, न मुसलमानों जो मैंने आपसे कहा है सवाल उसका स्पेसिफिक आंसर दीजिए सर। आज जो बात कही गई है कि द्रौपदी का चीरहरण जो है, आप तो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे थे। द्रौपदी का चीरहरण उनके पति ने नहीं किया था, और द्रौपदी का चीरहरण जो हुआ तो उनके पति ने नहीं किया। रविदास साहब मैं कुछ पूछ रहा हूं, आप कहीं और जा रहे हैं। चीरहरण के विरोध में पूरा युद्ध किया, और यहां तक कि द्रौपदी के बाल जो हैं वो जाकर के भीम ने उसको मार करके उसके लहू से उनके बाल धोए थे। तो बड़ी मुश्किल है सर। द्रौपदी का चीरहरण करने में पापियों का, दुष्टों का हाथ था, उसमें उनके पतियों का हाथ नहीं था। दूसरी बात यह है कि हम लोग ये मानते हैं कि द्रौपदी एक प्रकार से प्रतिदा नारी थी। हम लोग ये चाहते हैं कि समाज में कहीं पर भी किसी धर्म की महिला के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय, दमन, जुर्म या जाति ना होने पाए। पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको देखा है। पर्सनल लॉ बोर्ड में जो मेंबर हैं उनके भी तो बेटियां हैं, उनके तो बहनें हैं, और वो इस रोशनी में, कुरान शरीफ की रोशनी में हजरत मोहम्मद साहब जो कहा है, जो सदियत है, रविदास साहब मैंने कुछ पूछा, आपने वही अपनी बात पुरानी रिपीट कर दी। फैसला करेंगे उस फैसले को पूरे देश को चाहिए मानना। और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस पर पेशी हो रही है, वहां ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि तो अपनी सहूलियत के हिसाब से ही आप जवाब देंगे, वो जो चीजें आपको सूट करेंगी उतने ही तक कह पाएंगे आप। ये परेशानी तो बहरहाल है ही है। मिले, हम लोग इसके पक्षधर हैं। ठीक है शलभ, आपको लगता है कि ये जो चीज है, ठीक है, ट्रिपल तलाक, खुद अरशद कासमी साहब कह रहे हैं कि एक परेशानी है, इसको खत्म किया जाना चाहिए। आपको लगता है कि ये एक समुदाय से हट करके इस तरह की जो चीजें हैं, ये दरअसल एक तरह की सामाजिक बुराई है, लेकिन
ऐसा लग रहा है कि एक पर्टिकुलर समुदाय को बिल्कुल से टारगेट किया जा रहा है, ऐसा भी कुछ है, कहीं से ये इल्जाम भी लग रहा है आप पर? नहीं, ये इल्जाम वो लोग लगा रहे हैं जो चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक का कानून खत्म ना हो। जिनकी सुविधा है ट्रिपल तलाक के कानून को लेकर, वो इस तरह के इल्जाम लगाते हैं। हम तो ये कहते हैं कि हम महिलाओं की समानता, उनके सम्मान, उनके स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। और ये महिला हिंदू या मुसलमान की बात नहीं है, कोई भी महिला आज महिला पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, आगे बढ़ रही है, और तमाम जगहों पे महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ऐसे में क्या ये कानून आपको अखरता नहीं है कि 3 तलाक दे दें और उस महिला की जिंदगी आप तबाह कर दें? तमाम महिलाएं बच्चों को लेकर कोर्ट के दरवाजे पर जाती हैं, तमाम महिलाएं जाके गुहार लगाती हैं, सबकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो 21वीं सदी में ये कानून हमारी महिलाएं कोर्ट जा रही हैं, आपकी महिलाएं कोर्ट ज्यादा जा रही है, इसलिए हम इस कानून को लेकर नहीं, आप हमारा और आपकी महिलाओं पे मत आइए, आप अपनी सुविधा के हिसाब से मत देखिए, क्योंकि आपकी मानसिकता इतनी संकीर्ण है कि जब इनकी कोई आवाज उठाता है तो आप ये कहते हैं कि वो आरएसएस के पहले कोई देश की बात करता है आप उसको आरएसएस का एजेंट बना देते हैं, कोई सेना की बात करता है तो आप उसको आरएसएस का एजेंट बना देते हैं, कोई महिला बात कर रही है, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही है तो आप उसको आरएसएस का एजेंट बना देते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आप उनके साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। आप महिलाओं को कमजोर रखना चाहते हैं, और आपने जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो आपका हलफनामा ये बताता है कि महिलाओं के प्रति आपकी मानसिकता कैसी है। आप महिलाओं को कमजोर रखना चाहते हैं, कमजोर मानते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। लेकिन महिला जाग रही है, मैं मुस्लिम बहनों को निश्चित तौर पर उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, वो आगे बढ़ रही है, और केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार दोनों उनका साथ मुस्लिम बहनों के लिए जो भी करना पड़ा वो हम करेंगे। पहले दिन से उनकी राय शुमारी देखिए ऐसे तो बात नहीं हो सकती। यूसुफ साहब, एक मिनट, अरशद साहब, सिर्फ एक चीज मैं जानना चाहता हूं, इन्होंने जो अपना हल्फनामा दाखिल किया कोर्ट के अंदर में, एक मिनट अरशद साहब, आपकी आवाज फिलहाल जो है तकनीकी तौर पर नहीं जा रही है। यूसुफ साहब, इलाज क्या है? ऐसे तो फिर हम सिर्फ हंगामा ही करते हैं देश में, क्योंकि अब खत्म होने की तरफ हम हैं अपने शो को। 1937 में जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तब इस देश में अंग्रेज हुकूमत ने फैसला किया कि हर कम्युनिटी अपने पर्सनल लॉ जो हैं वो पर्सनल परंपराओं के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से करेंगी। तो उसमें क्या हिंदू सारे काम अपने शादी का और वहाँ तो तलाक होती नहीं थी, तो उसके हिसाब से करेंगे रीति रिवाज के, ईसाई उसके हिसाब से करेंगे, मुस्लिम शरीयत के हिसाब से करेंगे, और शरीयत इम्प्लीकेशन एक्ट 1937 में बना। उसके बाद होना ये चाहिए था कि मुसलमानों के शादी, तलाक, मेंटेनेंस, एडॉप्टेशन और हैरार्की, जो विरासत का बंटवारा होता है, उसके कानून बन जाने चाहिए थे पार्लियामेंट से पास होके, वो नहीं बने। मुसलमानों से रिलेटेड सिर्फ एक कानून है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। उसमें एक कानून अधिकार देता है कि एक महिला अपने शौहर से किन आधार पे तलाक ले सकती है, 9 आधार उसमें दिए गए हैं। मेरा सवाल यह है, बुनियादी सवाल, कि जब देश में मुस्लिम मैरिज एक्ट नहीं है तो देश में डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट क्यों है? जब मैरिज एक्ट नहीं बनाया है तो डिसोल्व क्या करेंगे आप? तो मेरा कहना यह है कि जैसे हिंदू समाज में हिंदू मैरिज एक्ट बना, हिंदू जो विरासत के कानून है वो बने, उसी तरह से मुस्लिम मैरिज एक्ट बन जाए। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, विरासत का कानून। ये काम क्यों नहीं कर लिया? सरकार नहीं करेगी काम ना, ये सरकार का पहले स्टैंड ये रहा है कि सरकार इनिशिएटिव लेगी कम्युनिटी। इससे पहले भी तलाक के जितने केस सुप्रीम कोर्ट में आए हैं उसमें कहा गया कि कम्युनिटी की तरफ से इनिशिएटिव आना चाहिए, तो सरकार को इसके अंदर फैसला कर सकती है। अब कम्युनिटी इनिशिएटिव ले नहीं रही है, इसलिए बार बार महिलाएं सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। 1972 में जस्टिस खालिद ने इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे अपने एक डिसीजन में कि क्या मुस्लिम औरतें हमेशा इसी तरह सताई जाती रहेंगी? कि मुझे शर्म आती है कि जिस तरह 3 तलाक का एक साथ इस्तेमाल होता है। 1981 में जस्टिस बहारुल इस्लाम, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज थे, बाद में चीफ जस्टिस हुए, उन्होंने तलाक के 4 केस दिए और उन्होंने 2 व्यवस्थाएं दी कि एक तो इस्लाम में तलाक जो है वो बेवजह नहीं है, तलाक के लिए एक रीजनेबल और ठोस रीजन होना चाहिए, वजह होनी चाहिए। साथ ही बदतरीन अमल भी कहा गया। उसके साथ ही दूसरी बात यह है कि अगर किसी मुद्दे पर दोनों के बीच डिफरेंसेस है तभी तो तलाक होगी, खुशी में कोई तलाक नहीं देता है। तो जिस मुद्दे पर डिफरेंसेस हैं उन मुद्दों को सुलझाने के लिए दोनों तरफ से एक हकम बना करके रिकॉन्सिलिएशन होने चाहिए। उन्होंने कहा कि ये शर्त है, जैसे वजू के बिना नमाज नहीं हो सकती वैसे रिकॉन्सिलिएशन के बिना तलाक नहीं हो सकती। ठीक है, इसे आधार क्यों नहीं बनाया जाता? ठीक है, नजीर हमारे सामने मौजूद है। नियाज, आप क्या चाहती हैं? पूरी बात आप रख लीजिए इत्मीनान से। आप जी 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 हम लोग चाहते हैं कि जो हम मुस्लिम बहनें हैं उनके लिए एक
कानून बने जिसमें हम लोग, जैसे अभी कोर्ट में महिलाएं नहीं जा पा रही हैं, हम जो ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन हमें कोई केस ना मिले, ऐसा कोई दिन नहीं जाता। और महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय है, आप कभी आएँ और मिलें हमारी बहनों से, वो बताएंगी, अपने दर्द को बयां करेंगी। ये सिर्फ चंद आदमी ये नहीं समझ सकते कि औरत के ऊपर क्या गुजर रही है। ठीक है, वो लोग चाहती हैं कि उनके लिए एक कानून बने, वो चाहते हैं कि वो भी कोर्ट तक पहुंचे, उनकी भी एक पहचान हो, लेकिन तो ये लोग अभी भी बात ही बात कर रहे हैं, कोई स्टेप आ ही नहीं रहा है। जमाना बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, दुनिया बदल रही है, लेकिन हम महिलाओं को वहीं की वहीं रोक दिया गया है कि नहीं, आप इसी में सेटिस्फाई रहिए, आपको तलाक बोल दिया जाएगा, आप बस अपने सेटिस्फाई रहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपका कुछ नहीं हो सकता आपके साथ पूरा इंसान। अर्शद साहब, मैं आपके पास आऊंगा, एक फाइनल कमेंट दे रहा हूं। ठीक है नियाज, आपकी बात पूरी हो गई अभी तक भी। ठीक है नियाज, ये चीज अभी तक भी होती आ रही है और हमें न्याय चाहिए। बिल्कुल, ये दिल बदलेंगे। आ रहा हूं यूसुफ साहब, एक छोटा सा कमेंट लूंगा सर, लड़ेंगे। ठीक है नियाज, बात पूरी हो गई आपकी। प्राइम मिनिस्टर ने जो बात हमारे लिए कही है, हम उसका समर्थन करते हैं। ठीक है शलभ, एक छोटा सा फाइनल कमेंट सर आपका। शलभ। हाँ, निश्चित तौर पे हमारा ये मानना है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, और महिलाएं अगर मान रही हैं और खुद मुस्लिम समाज ये मान रहा है कि ये गलत है, इसीलिए सामाजिक बहिष्कार की बात कर रहा है, तो एक ऐसा कानून जिसको लेकर सामाजिक बहिष्कार की बात हो रही है, उसे बीमारी कहा जा रहा है, उसे खत्म कीजिए ना। 21वीं सदी आ गई है और एक कानून सबसे ऊपर होना चाहिए। कोई पर्सनल लॉ बोर्ड या इसका जो शरीयत का कानून है, इससे ऊपर देश के कानून को मानिए। चाहे हिंदू महिला हो, चाहे मुस्लिम महिला हो, चाहे सिख महिला हो, कोई भी महिला हो, उस महिला के साथ नाइंसाफी ना हो। एक कानून हो जो उसके किस्मत का फैसला करे। ये 3.5 पन्ने की किताब लेकर, 3.5 पन्ने लेकर आप महिला की किस्मत का फैसला मत कीजिए। ठीक है अर्शद साहब, और अर्शद साहब, मेहरोत्रा साहब, एक छोटा सा फाइनल कमेंट, सिर्फ 30 सेकंड है सर। देखिए हुसैन साहब, मैंने पहले भी कहा है कि महिलाओं को पूरा न्याय, पूरा सम्मान, पूरा हक मिलना चाहिए। और हम लोग तो यहां तक चाहते हैं कि बेटे और बेटियों के बीच में कोई अंतर ना हो, दोनों को साहब कहते तो सब यही है, हक और लेकिन ये जो समाज में जो परेशानी है, हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है, जहां बेटे और बेटियों में फर्क किया जाता है, इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। उसके बारे में विचार विमर्श करके जल्दी ही कोई निर्णय निकालने का काम करें। छोटा सा 30 सेकंड में सर प्लीज। तलाक तक मामला सीमित नहीं है। तलाक के बाद जो बच्चे बीवी के साथ चले जाते हैं, कायदे में इस्लामिक नुक्ता नज़र से अगर आप देखें तो इस्लाम ने बाप की संपत्ति में बेटे के और बच्चों के राइट दिए हैं। वो चाहे तलाक हो जाए चाहे नहीं हो, उनके पर हासिल है, लेकिन वो उन पे हक मांगने कहाँ जाएंगी जब तक देश में कानून नहीं होगा। अभी तो मुफ्ती जाहिर है हक कानून में जाए। आप जानते हैं, आपकी बातों से खत्म करूंगा। मैं सिर्फ 30 सेकंड में सिर्फ एक चीज मैं मुस्लिम पूरी महिलाओं को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा इससे कि आप लोग जो जरा संजीदगी से गौर करें कि जो बैकिंग हो रही है, जिस तरीके से इसको जो फैलाया जा रहा है, और इन लोगों ने जिस तरह का एफिडेविट दाखिल किया ना, एक सेकंड में एफिडेविट जो अपना दाखिल किया है बीजेपी वालों ने या सरकार ने, उसमें उसने जेंडर इक्वलिटी की बात की है। उस जेंडर इक्वलिटी में उसने ये साजिश की है मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ कि जिस तरीके से मर्द के ऊपर सारी जिम्मेदारी औरतों की होती है, खाना खर्चा रिहाइश नफका, ये सारी जिम्मेदारी अब मर्द के ऊपर से खत्म हो जाएगी, और जेंडर इक्वलिटी के तहत अब औरत भी उतनी जिम्मेदार होगी अपने खर्चा का, अपने घर का, जितना मर्द है। यानी मर्द के ऊपर से जिम्मेदारी खत्म करके औरतों के ऊपर अपने कमाने के लिए जो है मजबूर किया जाएगा कि तुम खुद अपनी रोजी रोटी तलाश करो, तुम खुद अपना घर तलाश करो, और मर्द को आजाद छोड़ दिया जाएगा। ये बीजेपी और सरकार की इतनी बड़ी साजिश है जिसको समझने, अरे जेंडर इक्वलिटी का क्या मतलब है? नहीं तो आप इसको नहीं समझ रहे, बारे में जनता को बताइए जाके ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नियाज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एजाज है, अरशद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यूसुफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, शलभ बहुत बहुत शुक्रिया, रविदास मेहरोत्रा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ट्रिपल तलाक एक वाकई एक बड़ी परेशानी है, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे परेशानी मान तो रहा, लेकिन उस पर रोक लगाने के लिए तैयार नहीं है। इंतजार करते हैं ये सामाजिक बुराई जो है हमारे समाज में एग्जिस्ट करती है, ये कब तक खत्म होती है। हमें और आपको भी इस पर सोचने की जरूरत है। नमस्कार। घटना का दोषी कौन है? इस बात का दोषी कौन है? चीर हुनर की घटना का दोषी कौन है? निचले स्तर पर जाकर क्या समाधान करें, कुछ बताएं ना। हमेशा वैसी गोलमोल बात करते हैं।